ज्योग्राफी का ये फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो अगर कभी सुने भी नहीं होंगे कि हरित क्रांति क्या है। हालांकि 12वीं में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से। हरित क्रांति मतलब ये हरा भरा नहीं है। हरित क्रांति का मतलब होता है जो हम लोग खेती करते हैं, चाहे हम लोग अधिकतर जो खाद्यान्न की खेती करते हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, तो खास करके जो चावल की खेती करते हैं तो उस चावल की खेती की जो पैदावार थी उसको कई गुना बढ़ा देना, यही क्या था, हरित क्रांति। यानी हरे भरे चीज़ों की क्रांति आ गई थी। इसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ था, कोई क्रांति नहीं हुआ था। इसमें क्रांति से मतलब है कि उपजाऊ में क्रांति आ गई थी। जहां मान के चलिए एक छोटे से भूभाग में, ज़मीनी भाग में मान के चलिए यहाँ पर 10 किलो अगर धान होता था, ठीक है, 10 केजी, तो इस क्रांति के बाद इस जगह पर सीधा 50 केजी होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्रांति है। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। अब समझते हैं सीधा कि आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ 1960 के दशक में हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और देश को खाद्य संकट से मुक्त करना था। यानी देश में भूखमरी बहुत ज़्यादा थी से कई सौ साल पहले, जिस कारण से उस भूखमरी को निपटने के लिए एक ही उपाय था कि भाई अनाज की पैदावार ज़्यादा गुना अगर हो जाएगी तो फिर उसको लोग खरीदने में सामर्थ होंगे और उससे भूखमरी मिट जाएगी। इस क्रांति का नेतृत्व नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किया है। इनके बारे में तो सुने होंगे, बाकी इनके बारे में नहीं सुनेंगे। यानी ये नेतृत्व करता है नॉर्मन बोरलॉग, जबकि यहाँ पर ये जो वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन। लोग शुरू में धान की रोपाई करते हैं तो उसको बीज हम लोग छिड़ते हैं खेत में, तो वही बीज जो थी, ऐसे बीज का निर्माण करना है जिससे धान की खेती के पैदावार में बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा सिंचाई की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। यानी जिस तरीके से हम लोग पहले बिना मशीन का सिंचाई करते थे, कुंडी से, लाट से वगैरह या फिर जानवरों से, तो वो सारे पुराने चीज़ों को हटाकर नए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, रासायनिक उर्वरक डालना, कीटनाशक और मशीनरी का उपयोग करना, यही हरित क्रांति था। ठीक है, हरित क्रांति ने भारत के कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था, जिसमें सकारात्मक भी प्रभाव देखे थे। यानी सकारात्मक के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि भूखमरी तो ख़त्म हो गई, उपजाऊ तो ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा नकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिले। दोनों पहलू शामिल है जिसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। ठीक है, इसके परिचय के बारे में आपको नहीं पूछा है, परिचय तो हमने दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव में बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहला कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 के दशक में भारत खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर था। यानी 1960 के दशक में क्या था, बाहर से अनाजें मंगाई जाती थी, खाद्यान्न मंगाई जाती थी। आयात का मतलब वही चीज़ है, हमारे यहाँ नहीं उतना उपजाऊ होता था। लेकिन 1970 तक यह खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया और 1970 आते आते यह खुद पर निर्भर हो गया, मंगाना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ, यानी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। आगे देखिए दूसरे पॉइंट्स पर, भूखमरी और गरीबी में कमी हुई। हरित क्रांति के कारण खाद्य सुरक्षा बेहतर हुई और भूखमरी को नियंत्रण करने में मदद मिली। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी आई और कृषि आय में भी वृद्धि हुई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा नंबर। देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में क्या मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक कर दीजिए। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई फेक चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप पूछ सकते हो कमेंट करके दूसरे स्टूडेंट को। तो इसमें तीसरा जो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव हुआ, आर्थिक लाभ मिला। आर्थिक लाभ कैसे मिला, तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही किसानों की आय में भी इजाफा हुआ। जहां एक किसान इतने बड़े भाग में, भूभाग में, ज़मीन में 10 किलो धान उगा रहा था, अब इसको 50 मिल रहा है भैया, तो ये सीधा 40 अपने घर में रखेगा, 10 बेच देगा, तो आर्थिक लाभ हुआ ना। तो ये फायदा हुआ। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में नए व्यवसायों और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। यानी यहाँ पर रोजगार भी मिलना शुरू हो गया। कृषि उपकरणों, उर्वरकों और कीटनाशकों की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। औद्योगिक क्षेत्र में भी लाभ हुआ। औद्योगिक मतलब बहुत सारे ऐसे भी उद्योग स्थापित किए गए जहाँ पर कीटनाशक बन रहे होंगे। जो भी नए नए उर्वरक खाद का निर्माण होता होगा वो फैक्ट्री वगैरह निर्माण करने लगे, उद्योग बनाने लगे। तो इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई।
आगे देखिए निर्यात में वृद्धि। अभी हमने क्या पढ़ा, 1960 के दशक में बाहर से आयात करते थे खाद्यान्न, यानी मंगाते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये हरित क्रांति आया, उसके प्रभाव ने क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप कि हम लोग भेजने लगे अपने देश से दूसरी जगह, यानी निर्यात करने लगे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश बन गया। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिली और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। आगे देखिए 5 नंबर, सिंचाई व्यवस्था का विकास। सिंचाई व्यवस्था में भी विकास हुआ क्योंकि बहुत सारे तकनीक हम लोग इस्तेमाल करने लगे पुराने चीज़ों को छोड़कर। हरित क्रांति ने आधुनिक सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें नहरों, ट्यूबवेल और अन्य जल संसाधनों का विकास किया गया। इससे कृषि क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। चलिए आगे देख लेते हैं अब यहाँ से हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक उम्मीद करते कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। पहला देखिए नेगेटिविटी क्या था इसका, असमानता में वृद्धि। अब ये असमानता में वृद्धि कैसे हुई आप लोग सोच रहे होंगे, देख लेते हैं जरा पढ़ के। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से उन क्षेत्रों और किसानों को मिला जिनके पास बड़े भूमि क्षेत्र थे, यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन था, 100 एकड़ 10 एकड़ या जितना भी बहुत ज़्यादा ज़मीन था। बेचारा 30-40 डिसमिल इसका ज़मीन रहेगा, वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पूंजी और संसाधन की भी ज़रूरत लगती है, रुपया जेकर पास रहेगा वो अच्छे से सारा कुछ खरीद पाएगा। महंगा उर्वरक, महंगा सिंचाई करने के लिए आपको तकनीक, जो भी मशीनें होती है वो सारी चीज़ें वो तो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी में बंटवारा हो गया। अमीर आदमी सारा सामान जुटा के खेती कर लेता है और अच्छे से वो अपना जीवन व्यतीत कर पाता है, जबकि गरीब आदमी नहीं कर पा रहा था। तो ये असमानता में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। इससे छोटे और सीमांत किसानों के बीच में क्या हुआ, असमानता बढ़ी। अब देखते हैं दूसरा नेगेटिविटी, फसल विविधता का ह्रास। यानी फसल विविधता मतलब क्या होता है, फसल विविधता मतलब अलग अलग का ह्रास। देखते हैं हरित क्रांति के तहत मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती को बढ़ावा दिया गया। यानी इस क्रांति में हमने क्या बताया था, सिर्फ गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न को ही बढ़ोतरी करने के लिए बढ़ावा दिया गया था, जिससे अन्य पारंपरिक फसलें क्या हो गए, उपेक्षित हो गई, यानी ये अलग हो गए। इसकी पैदावार जब कम होने लगी तो इसको लोग उगाना भी बहुत कोई कम छोड़ दिए, मतलब उगाना ही छोड़ दिए। तो इस कारण से इसमें भी बंटवारा हो गया। इससे फसल विविधता यानी फसल में बंटवारा कम हो गई और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो वही आपको सिंपल में लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज टफ है कि खास करके इसमें गेहूं और चावल की खेती में ही बढ़ावा दिया गया, जबकि अन्य फसलों में इसमें बढ़ावा नहीं दिया गया, जिस कारण से हरित क्रांति का फसलों में भी प्रभाव पड़ा। आगे देखिए तीसरे नंबर पर पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता जो है वो खत्म होने लगी। रियलिटी में अगर आने वाले हम लोग 500 सालों तक अगर जिस तरीके से खेती कर रहे हैं, कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं। अच्छा आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, जो भी गांव घर में रहते हैं कमेंट में बताइएगा। आज से तकरीबन 10 साल या 15 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं, आप लोग गौर किए होंगे कि आपके खेतों में या फिर आपके तालाब में या फिर जो छोटे छोटे जो नदी नाले बहते हैं उसके किनारे वाले खेत में छोटी छोटी मछलियाँ रहती होगी बरसात के टाइम में। लेकिन क्या अभी नज़र आती है? नहीं। क्यों? इसका रीज़न है कीटनाशक दवा जब से हम लोग यूज़ करने लगे खेतों में, जिस कारण से क्या होने लगा, जो भी नाले नदी में पानी बहते थे उसमें जो छोटे छोटे जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जो जीव थे, मछलियाँ या और भी बहुत सारे जीव, वो नष्ट हो गए, मर गए। तो पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा इन सारे चीज़ों के कारण। इससे मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आई और जल प्रदूषण भी बढ़ा। इसके अलावा सिंचाई के अत्यधिक उपयोग से भूजल स्तर में भी गिरावट हुआ। यानी सिंचाई का इतना इस्तेमाल किया गया कि ज़मीन का जो जल का स्तर था, जैसे कि यहाँ पर अगर इतना खुदाई करने पर, ये ज़मीन है, इतना खुदाई करोगे तो यहाँ पर जल निकल जाता था, लेकिन ज़्यादा जल का इस्तेमाल करने से सिंचाई करने में इसका स्तर नीचे चला गया। इसीलिए ना अभी सब कोई डीप बोरिंग करवाते हैं। आपको बता दें डीप बोरिंग करवाना अपराध है, हालांकि ये चीज़ उतना प्रचलित नहीं है। तो डीप बोरिंग समझते हो, 300, 350, 400 फीट जो बोरिंग करवाते हो जल को निकालने के लिए, इससे भी जल का स्तर नीचे जाता है। नॉलेज के लिए अगर आपको बता दें, डीप बोरिंग करवाने से जल का स्तर और नीचे चला जाता है, और कुएँ और तालाब ये चीज़ निर्माण करने से जल का स्तर ऊपर उठता है। ठीक है, चलिए, तो ये पर्यावरण प्रभाव आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर, मशीनरी और बेरोजगारी। देखिए पहले क्या होता था, मशीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते थे खेती बाड़ी में, लोग ज़्यादा मेहनत करते थे तो ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता होती थी और उनको रोज़गार मिलता था।
हालांकि अभी भी रोज़गार है, लेकिन मशीन आने के कारण जहाँ पर एक ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर 1 घंटे में जितने ज़मीन को जोत देता है, अब समझिए उससे ज़्यादा ज़मीन को कितने लोग अगर हल से चलाकर जोतेंगे तो कई दिन लग जाते थे। तो इस कारण से वो जो लोग काम करते थे दूसरे के ज़मीन में अपने हल को लेकर, तो उनका काम छिन गया। इसी तरीके से जो भी मज़दूर थे उनका भी सारा कुछ यहाँ पर छिन गया मशीन के आने से, क्योंकि अभी हर चीज़ का मशीन आ चुका है। तो कृषि में मशीनरी के उपयोग से बड़े किसानों को लाभ हुआ। देखिए, बड़े किसानों को तो लाभ होगा जिसके पास पैसे है वगैरह वगैरह, लेकिन छोटे किसानों और खेतीहर मजदूर यानी खेती बाड़ी में जो मजदूरी करने वाले थे उनके रोज़गार में क्या हुआ, यहाँ पर संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी उनकी रोज़गार छिन गई, नेगेटिविटी प्रभाव पड़ा। इससे ग्रामीण बेरोज़गारी में भी, यानी गांव के जो लोग थे वो बेरोज़गार में बढ़ोतरी होने लगे। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, क्षेत्रीय असमानता। यानी क्षेत्रीय स्तर पर असमानता कैसे भाई? तो हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे संपन्न क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। यानी देखिए, हरित क्रांति जो आया ना, वो ज़्यादा लाभ किसी को किसी क्षेत्र के आधार पर मिल गया। जैसे कि यहाँ पर पंजाब वाले लोग खुश हैं, हरियाणा वाले लोग खुश हैं, पश्चिम और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य क्षेत्र जो है वो खुश है, बाकी वाले जो है ना वो नाखुश है, इसका उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम है, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी इस क्रांति के कारण। तो इस तरीके से आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जरूर आप लोग देख लिए होंगे। अब यहाँ पर आगे इसमें देख लेते हैं सुधार और सिफारिशें। ये भी अगर आप लिखिएगा तो बहुत अच्छा आपका कॉपी बनेगा, ठीक है? तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सुधार और सिफारिशें क्या हुई? तो समावेशी विकास। देखिए, छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान करके हरित क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचाना चाहिए। यानी इसके लिए सुधार क्या करना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है कि जो भी छोटे और सीमांत किसान हैं उसको आज के टाइम के जो तकनीक व्यवस्था है उसको देनी चाहिए, सरकार को ये चीज़ मुहैया करवानी चाहिए। साथ ही साथ कुछ पैसे से भी सहायता देनी चाहिए, और बाज़ार तक, यानी अगर खेत में जो भी चीज़ वो उपजा रहे वो चीज़ उनको बाज़ार तक पहुंच होनी चाहिए, और इससे ही उनको इस क्रांति का लाभ मिल पाएगा। आगे देखिए, फसल विविधता को बढ़ावा। इसमें क्या है कि गेहूं और चावल के साथ साथ अन्य फसलों जैसे कि दलहन, तिलहन, यानी दलहन का मतलब दाल वाले जो होते हैं खेतीबाड़ी, तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, जैसे सरसों हो गया और बहुत सारी चीज़ें, और बागवानी उत्पादों को भी बढ़ावा देना चाहिए। यानी इस क्रांति का उपयोग इस 2 खाद्यान्नों में नहीं होना चाहिए, चावल और गेहूँ, इसके अलावा दलहन, तिलहन, बागवानी सारे उत्पादन में बढ़ावा देना चाहिए, तो नकारात्मक प्रभाव खत्म होगी। इसके अलावा देखिए, पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण उपयोग है। इसमें क्या होगा, कीटनाशक चीज़ों का उपयोग ना के बराबर करें, और इसमें जैविक खेती का ज़्यादा उपयोग करें। सस्टेनेबल कृषि पद्धतियाँ और जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास। तो क्षेत्रीय विकास में क्या है, हरित क्रांति का लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यही इलाका में ही हरित क्रांति का लाभ हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं, उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाना चाहिए जो अभी तक इससे अछूते हैं, यानी इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी राज्यों में भी कृषि विकास के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए, तब इसका नकारात्मक प्रभाव हट सकता है। इसके अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण। जी हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कौन करते हैं ज़रा बताइए? कोई नहीं करते, खास करके बहुत ना के बराबर। इसकी एक यूनिवर्सिटी भी है भारत में, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, CUET के आधार पर वहाँ पर एडमिशन होती है, रैंक के आधार पर। अच्छा रैंक लाओगे तभी होगी। तो सोचिए, एक ही यूनिवर्सिटी है, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी पता नहीं, लेकिन मेरे जानकारी में एक ही यूनिवर्सिटी है, ICAR करके कुछ है, ठीक है, ICAR करके कुछ है। तो कहने का मतलब है, तो इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए, खेती कैसे करना चाहिए, जैविक खेती कैसे करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों को नई तकनीकों और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आधुनिक तकनीकों का बेहतर उपयोग कर सके। अभी भी बता रहे ना, गांव के लोगों को आलू की फसल लगाने के लिए भी नहीं आता है। अगर वो तकनीक समझ जाएंगे, इसमें प्रशिक्षण हो जाएंगे उनके घर के लड़के या फिर बच्चियाँ, और वो अगर यूज करेंगे अपने खेती बाड़ी में उस पढ़ाई का, तो होश उड़ जाएगा, बता रहे माँ बाप का। लेकिन सब एक ही क्षेत्र में जा रहे हैं। खैर जो भी है, अब हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबार कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। यानी जो खाद्यान्न का संकट था उससे हमें निकाला हरित क्रांति। हालांकि इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए, जिनसे हमें सबक लेकर कृषि क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। भविष्य की कृषि नीतियों का उद्देश्य समावेशी विकास,
पर्यावरण संरक्षण और फसल विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हरित क्रांति भारत के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन इसके साथ ही एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखना है कि खाद्यान्न संकट से हमें यह निकाला, हालांकि इसके नेगेटिविटी चीज़ें भी मिली, लेकिन उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए जो अभी हमने नीतियाँ बताई, जैसे कि फसल विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करके हरित क्रांति को रहने देना है। ठीक है, हरित क्रांति आपके लिए, हमारे लिए बहुत बेटर है, लेकिन जो भी चीज़ें इसमें नष्ट हो रही है उसको बचाकर आने वाले टाइम में भी हम लोग इसमें और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।